Hello, class 8th. Today we will do chapter 6, Revolt of 1857. It is on page number 42 of your social book. ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहीं से लोगों को आज़ाद होने के लिए इंस्पिरेशन मिली। इसके अलावा ये एक ऐसा रिवोल्ट था जहाँ अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स साथ में आए और सबने साथ में मिलकर रिवोल्ट किया। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स की नींव हिलाने में ये रिवोल्ट बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। तो चलिए देखते हैं क्या था इस रिवोल्ट में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान से पढ़िएगा इसे। बाय 1857 इंडिया हैड completed 100 years of British rule. During this period, the Indians were unhappy and resented foreign rule as the British were oppressive and exploitative. तो 1857 आते आते तक 100 साल हो चुके थे जो ब्रिटिशर्स हम पर राज कर रहे थे। तो 100 साल तक उन्होंने हम पर राज कर लिया था 1857 तक। और यहाँ तक आते आते जो इंडियंस थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे, क्योंकि जितने भी वो पॉलिसीज़ लेकर आ रहे थे, जैसा कि हमने पुराने चैप्टर्स में पढ़ा भी। जिसने पुरानी वीडियोस ना देखी हो वो देखिएगा, तभी आपको ये रिवोल्ट ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो जिस तरीके से ट्राइबल पीपल परेशान थे, पीजेंट्स फार्मर्स परेशान थे, क्राफ्ट्समैन परेशान थे, तो जितनी भी पॉलिसीज़ ब्रिटिशर्स ला रहे थे उसमें कहीं ना कहीं इंडियंस का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू ड्रेन इंडियाज वेल्थ एंड टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। और इतने चैप्टर्स में हम ये भी जान चुके हैं कि ब्रिटिशर्स का जो एकमात्र एम था वो था इंडिया की रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, उसकी रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना। There were uprisings in almost every part of the country against the oppressive administrative policies of the company. However, most of the popular revolts remained localized. Hence, these uprisings were unable to shake the foundation of the company's rule in India. ऐसा नहीं था कि 1857 के रिवोल्ट से पहले कहीं भी प्रोटेस्ट नहीं हुए या कोई रिवोल्ट नहीं हुए। बस परेशानी ये थी कि जो रिवोल्ट हुए वो लोकल रिवोल्ट थे, बहुत छोटे लेवल पे वो रिवोल्ट हुए, काफ़ी कम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से जो कंपनी का रूल था वो उसे चुनौती नहीं दे पा रहे थे। जो ब्रिटिशर्स थे वो उन प्रोटेस्ट को, जो छोटे प्रोटेस्ट होते आ रहे थे, उनको आसानी से जो ब्रिटिशर्स थे वो दबा दे रहे थे। The Great Uprising of 1857, which started as a resistance movement by the soldiers, took the form of a widespread popular revolt. Now, causes of the revolt. तो हम पढ़ने से पहले एक बार डिस्कस करते हैं कि क्या थे रीज़न कि रिवोल्ट हुआ। देखो, पीजेंट्स अपने लिए परेशान थे, टैक्स देना पड़ता था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रॉप कैसी हुई है, उन्हें तो टैक्स देना ही है। इसके अलावा टैक्स बढ़ता जा रहा था। अपनी जो लैंड थी वही लोग खोते जा रहे थे। इसके अलावा हम बात करते हैं अगर ट्राइबल पीपल की, तो जो उनकी ज़िंदगी थी, जो जंगल उनकी ज़िंदगी थे, उन जंगलों से भी उन्हें निकाल दिया गया। तो इस टाइप के काफ़ी सारे रीजंस थे जिनको हम हेडिंग वाइज अब पढ़ेंगे। तो न्यूमरस कॉजेज कैन बी अकाउंटेड फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसके पीछे कोई एक कारण नहीं था। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं यही एक कारण था जिसकी वजह से ये रिवोल्ट हुआ। हालांकि ये जो रिवोल्ट था ये बहुत सारे रीजंस का मिक्सचर था। सब लोग परेशान थे अपनी अपनी वजह से। एक प्लेटफॉर्म मिला, एक जगह मिली लोगों को कि जहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने 1857 का रिवोल्ट किया। These causes can be categorized as political, economic and socio-religious factors. Now, political causes. Some of the policies adopted by Lord Dalhousie caused widespread resentment among the Indian rulers and their subjects. तो सबसे पहले हम बात करते हैं रूलर्स की कि रूलर्स क्यों परेशान थे ब्रिटिशर्स से। Lord Dalhousie used the policy of doctrine of lapse to annex the Indian states. It gave the company the power to annex any state without a natural heir to the throne. Lord Dalhousie annexed the states of Satara, Nagpur and Jhansi by applying this policy. जो रूलर्स परेशान थे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी पॉलिसीज़ की वजह से, जैसे कि लॉर्ड डलहौजी की जो पॉलिसी थी वो थी पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो
जिसने भी पुराना चैप्टर नहीं पढ़ा है वो पढ़िएगा, उसमें प्रॉपर डिटेल में समझाया हुआ है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था, इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था कि जिस रूलर का कोई भी नेचुरल हेयर यानी कि वारिस नहीं होगा तो उसकी जो स्टेट होगी वो ब्रिटिशर के अंडर चली जाएगी। इसी पॉलिसी के तहत उन्होंने सतारा, नागपुर और झांसी को ब्रिटिश अपने अपने एम्पायर में उन्होंने इंक्लूड किया था। Dalhousie also started interfering in the internal affairs in the Indian rulers. For example, he annexed Awadh on the ground of poor administration and incompetency of the Nawab. इसके अलावा जो लॉर्ड डलहौजी थे वो बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करने लगे थे स्टेट्स के मैटर में। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं अवध का, तो वो बोले कि नहीं आप अवध अच्छे से नहीं चला पा रहे हो, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं है इसका एडमिनिस्ट्रेशन, तो उन्होंने अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया। नवाब वाजिद अली शाह वॉज एक्साइल्ड टू कलकत्ता। दिस outraged the people of Awadh and caused resentment amongst the Indian soldiers of the British army as most of them from Awadh. तो किसी के रूलर को अगर कलकत्ता भेज दिया जाएगा या उसके राज्य से उसे निकाल दिया जाएगा तो वहाँ के लोग तो नाराज़ होंगे ही। तो जब अवध को ब्रिटिशर्स ने अपने कंट्रोल में लिया और वाजिद अली शाह को वहाँ से निकाल दिया तो वहाँ के लोगों को बहुत बुरा लगा, तो अवध के लोग इस वजह से काफ़ी नाराज़ थे। इसके अलावा जो आर्मी थी उसमें भी अवध के बहुत सारे लोग थे और जो वहाँ के सोल्जर्स थे वो अवध के थे काफ़ी सारे, तो उनके अंदर भी इस बात को लेकर गुस्सा था कि किस तरीके से अवध के रूलर को वहाँ से हटा दिया गया। The people from other parts of the country also became apprehensive after witnessing the fate of Awadh. The last Mughal emperor, Bahadur Shah Zafar, also known as Bahadur Shah II, was under the protection of the company and received a pension from them. सोचो, मुगल एम्परर, अच्छा खासा राज्य, इतना बड़ा एरिया, और आखिरकार उन्हें क्या मिल रही थी? पेंशन। वो पेंशन कौन दे रहे थे? ब्रिटिशर्स दे रहे थे। यानी कि अपने देश को छोड़कर यहाँ पर आए, हमारे देश में रहे और हमारे ही राजा को पेंशन दे रहे हैं। सोच के देख सकते हैं आप रूलर्स की क्या कंडीशन थी उस समय पर। In 1849, Lord Dalhousie announced that the successors of Bahadur Shah Zafar would not be allowed to reside at the Red Fort. Instead, would live near the Qutub Minar. तो इसके अलावा उन्होंने क्या बोला कि बहादुर शाह जफ़र के अलावा जो अब उनके वारिस होंगे या उनके आगे के जो सक्सेसर होंगे वो अब रेड फोर्ट में नहीं रह सकते हैं। Subsequently, in 1856, Lord Canning announced that the successors of Bahadur Shah Zafar would not be allowed to use the titles of Mughal rulers. The revocation of titles hurt the Indian sentiments. तो उस समय लोग टाइटल्स लिया करते थे, जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, काफ़ी सारे ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने टाइटल लिया था, अपना नाम चेंज किया था, वो उनका नाम कुछ और था और किसी और नाम से जाने गए, उनको बोलते हैं टाइटल। तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अब ये बोल दिया कि जो अब मुग़ल रूलर्स आएंगे बहादुर शाह ज़फ़र के बाद, उन्हें किसी भी तरीके का कोई टाइटल नहीं मिलेगा। इसके अलावा अब वो मुग़ल एम्परर नहीं रहेंगे, अब वो कोई मुग़ल रूलर नहीं है, कोई एम्परर नहीं है, वो एक आम व्यक्ति हैं, एक बिल्कुल कॉमन पीपल की तरह रहेंगे। रेड फोर्ट से भी उनको निकाल दिया गया। तो इस तरीके से भी इंडियन सेंटिमेंट्स को काफ़ी आहत पहुंची। Apart from these, the exclusion of Indians from high positions in civil, military and government jobs caused discontentment among the masses. इसके अलावा क्या होता था कि लोग काम तो बराबर करते थे, ब्रिटिशर्स भी उतना काम करते थे आर्मी में और ऑफिसेज में, और लोग भी उतना ही काम करते थे, जो इंडियंस थे वो भी उतना ही काम करते थे, पर फिर भी जो बड़ी पोजीशन होती थी, जो हायर पोजीशन होती थी ऑफिस में, वो ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, जबकि इंडियंस को लो पोजीशन ही ऑफिस में मिलती थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक कॉजेज़। सो ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी, इसको देखकर तो आपको पूरा वो पीजेंट वाला चैप्टर याद आ जाना चाहिए जो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने रेवेन्यू पॉलिसी लोगों पर थोप दी थी। कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, ड्रॉट है, फेमाइन है, क्रॉप फेलियर है, डिजीज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था उन्हें सिर्फ अपना टैक्स लेना होता था, और जो टैक्स फिक्स कर दिया जाता था वही टैक्स वसूला जाता था। तो अगर किसी ने वो चैप्टर नहीं देखा है अभी तक तो देखिएगा,
तभी आपको ये टॉपिक्स अच्छे से ज़्यादा समझ में आएंगे। तो देखते हैं रेवेन्यू पॉलिसीज़ में क्या था। द पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय ईस्ट इंडिया कंपनी लेड टू इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया. You have already learned how the land revenue systems introduced by the company caused misery and hardships for the peasants. तो पुराने चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी उन्होंने पीजेंट्स का, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया. The peasants were exploited by the zamindars and the company officials who entangled them in a vicious circle of debt. और हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो ज़मींदार थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने पीजेंट्स और फार्मर्स को एक कर्ज़े की साइकिल में दबा दिया था. ऐसे कर्ज़े में फंसा देते थे वो जिनसे निकलना फार्मर्स के लिए बड़ा ही मुश्किल था. A series of localized peasant revolts took place prior to the Great Uprising. तो इसको 1857 के रिवोल्ट को ग्रेट अपराइजिंग यहाँ पर बोला गया है. तो इस ग्रेट अपराइजिंग यानी 1857 के रिवोल्ट से होने से पहले भी पीजेंट्स ने कई सारे रिवोल्ट किए, पर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो रिवोल्ट काफ़ी कम लोगों ने किए और लोकल थे वो रिवोल्ट, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स ने आसानी से उन रिवोल्ट्स को दबा दिया था. The confiscation of Jagirs were another cause of resentment. The company confiscated thousands of Jagirs from small zamindars and landlords during the administration of Lord William Bentinck and Lord Dalhousie. These zamindars and landlords failed to produce written deeds of ownership. Even during the annexation of Awadh, the small land holdings were confiscated. These people actively participated in the uprising of 1857. इसके अलावा ज़मींदार से और लैंडलॉर्ड से भी उनकी ज़मीनें ली गई, जिसकी वजह से वो लोग भी काफ़ी नाराज़ थे. और जैसे ही सबको मौका मिला 1857 के रिवोल्ट में साथ में आने का, तो कोई भी पीछे नहीं रहा. पीजेंट्स, फार्मर्स भी आए, ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स भी आए. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, पुराने चैप्टर में जो हमने क्राफ्ट्स एंड ट्रेड में पढ़ा था, देखिएगा उस वीडियो को कि किस तरीके से इन्होंने हमारे इंडियन मार्केट को और इंडियन वीवर्स को बर्बाद करके रख दिया था. India was forced by the East India Company to become a major supplier of raw materials like cotton, indigo and silk to promote the growth of British industries. जैसा कि हमने पुराने चैप्टर में पढ़ा था कि जो ब्रिटेन था उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रहा था और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक वरदान साबित हुआ ब्रिटेन के लिए. वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज़ लगाई गई, काफ़ी सारी मशीनें इंट्रोड्यूस की गई. अब मशीनों के लिए और जब इंडस्ट्रीज़ लगाई जाएंगी तो कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए. रॉ मटेरियल भेजा जाता था इंडिया से बहुत ही सस्ते दामों में. इंडिया ऑल्सो सर्व्ड एज द मार्केट फॉर द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज इंडस्ट्रीज़. उसके अलावा सामान भी हमारा कच्चा जाता था यहाँ से, और जब वहाँ से फिनिश्ड गुड्स बनकर आते थे, यानी उस कच्चे माल से जो चीज़ें बनती थी वो दोबारा आकर यहीं पर बेची जाती थी. दिस लेड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़. तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ हमारी बर्बाद हो चुकी थी इस वजह से. ट्रेडिशनल ज़मींदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु पेट्रोनाइज दीज इंडस्ट्रीज़ वर ऑल्सो ruined by the British policies, thereby leaving thousands of artisans and craftsmen unemployed and resentful. These people played a major role during the revolt. तो जो ऐसे ज़मींदार थे, जो ऐसे लैंडलॉर्ड थे जो ये काम किया करते थे वीविंग का, हैंडीक्राफ्ट का, ये लोग बर्बाद हो गए थे क्योंकि ये अपना सामान कहाँ बेचते. ऊपर से कच्चा माल भी इन्हें बहुत कम मिलता था, जो मिलता था वो बहुत ऊंचे दामों में इन्हें मिलता था, बहुत महंगा मिलता था. ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ब्रिटिशर्स तो यहाँ से सारा सामान भेज देते थे, बाहर ब्रिटेन में भेज देते थे. तो कैसे मिलता यहाँ के लोगों को सामान? तो लोगों को सामान नहीं मिलता था, क्राफ्ट्समैन बर्बाद हो गए और लैंडलॉर्ड भी बर्बाद हुए उसमें और ज़मींदार भी. तो जब इन लोगों को भी मौका मिला 1857 के रिवोल्ट में आने का, तो ये लोग भी आए साथ में. नाउ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़. Since the early 19th century, the British started intervening in the matters of social customs and religious practices of Indians. तो इंडियंस के जो रिलीजन है वो आप समझ सकते हो कितने इम्पोर्टेंट हैं. यहाँ के लोगों के लिए धर्म सबसे ऊपर रहता है. तो अब ये जो ब्रिटिशर्स थे वो धार्मिक मैटर्स में भी इंटरफेयर करने लगे थे. दिस कॉज्ड पॉपुलर डिसकंटेंटमेंट अमंग द मासेस. For example, acts passed by the British for social reforms, such as the abolition of the custom of sati and widow remarriage, were seen as undue interference.
पीपल कंसिडर देम अ थ्रेट टू देयर रिलीजन एंड कल्चर। हालांकि मेरे हिसाब से ब्रिटिशर्स ने अगर कुछ अच्छी चीज़ें की हैं तो उनमें से ये एक है, सती प्रथा बंद की थी उन्होंने। और सती प्रथा ये होता था कि जब किसी लेडी का हस्बैंड ख़त्म हो जाता था तो उसकी चिता के साथ, यानी जब उसके हस्बैंड को जलाया जाता था उसकी बॉडी को, तो उसके संग उसकी वाइफ को भी ज़िंदा जला दिया जाता था। तो मुझे लगता है कि ये प्रथा तो उन्होंने बंद करके बहुत ही अच्छा किया था। पर उस समय के लोगों को डर लगा कि इस तरीके से अगर ये हमारे रिलीजियस मैटर में अगर इंटरफेयर करेंगे तो ये हमारे धर्म के लिए खतरा बन जाएंगे। The activities of some Christian missionaries also created resentment among the people. This made a large section of the society suspicious and apprehensive of their attempt at converting them to Christianity. उसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज़ इंडिया में आ रही थी तो लोगों के अंदर ये डर था कि कहीं ज़बरदस्ती यहाँ के लोगों को क्रिश्चियन ना बनाया जाए। The introduction of Western education led to the undermined importance of Pandits and Maulvis, who played a major role in the traditional education system. इसके अलावा जो मौलवीज़ थे, पंडित थे, जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस होने लगी उनको लगा कि कहीं हमारी इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो जाए। भाई अगर लोग ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, वेस्टर्न कल्चर आ जाएगा तो मौलवी पंडित को कौन पूछेगा। तो इसीलिए भी उन्हें ये डर लगने लगा था कि कहीं हमारी इम्पोर्टेंस ख़त्म ना हो जाए। अब लास्ट कॉज यानी कि मिलिट्री कॉज। द सिपाही सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी वर इल पेड, बैडली हाउस्ड एंड रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड। तो हमारा जो इंडियंस थे वो आर्मी में भी थे, जो आर्मी मेंटेन करते थे ब्रिटिशर्स, उसमें हमारे काफ़ी सारे सिपाहीज़ थे, सिपाही थे हमारे इंडियंस। तो इनके संग बड़ा ही बुरा बर्ताव होता था आर्मी में, इनके संग भेदभाव होता था। काफ़ी काम करने के बाद और ब्रिटिशर्स के बराबर काम करने के बाद भी उनकी सैलरी उतनी नहीं होती थी जितनी कि ब्रिटिशर्स की रहती थी, उनके साथ वाले ब्रिटिशर्स की। और इसके अलावा उनका जो रख रखाव था, यानी उन लोगों को जहाँ रखा जाता था वो भी इतना अच्छा फैसिलिटीज़ नहीं दी गई थी। दे वर लुक्ड डाउन अपॉन बाय द यूरोपियन काउंटर पार्ट्स। बड़ी ही भेदभाव वाली नज़रों से उनको देखा जाता था। They were often denied promotion even if their performance was better than the European soldier. अब देखो यूरोपियन सोल्जर भी हैं इसमें, यूरोप के भी सिपाही हैं, इंडियन सिपाही भी हैं आर्मी में। पर अगर इंडियन सिपाही यूरोपियन सिपाही से अच्छा करता है तो भी उसको प्रमोशन नहीं मिलता था। All high ranks were reserved for the British. The highest rank a sepoy could attain was that of a subedar, an insignificant post in the army. तो जितनी भी अच्छी अच्छी पोस्ट थी वो सब ब्रिटिशर्स को मिलती थी। इंडियन जो सिपाही थे वो ज़्यादा से ज़्यादा सूबेदार बनते थे, और सूबेदार भी कोई ऐसी रैंक नहीं थी जिसको पहचाना जाए। द स्पेशल अलाउंस और भत्ता फॉर इंडियन सोल्जर्स फाइटिंग इन फार ऑफ फ्रंटियर प्लेसेस इन द फॉरेन लैंड्स वॉज स्टॉप्ड। इसके अलावा अगर ये पहले होता था कि जो आर्मी में इंडियन होते थे, सोल्जर्स होते थे, इंडियन सोल्जर्स, अगर वो इंडिया छोड़ के कहीं बाहर लड़ाई लड़ रहे हैं तो उनकी फैमिली को भत्ता दिया जाता था। भत्ता मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाता था, वो भी अब ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था। Many acts and policies of the army hurt the religious sentiments of the Indian soldiers and caused much resentment. The soldiers were not allowed to wear turbans or to grow beards. तो आपने देखा होगा जो सिख लोग होते हैं वो अपने सिर पर टर्बन बांधते हैं, उनको वो परमिशन नहीं थी। इसके अलावा वो दाढ़ी भी नहीं बढ़ा सकते थे। The General Service Enlistment Act of 1856 forced the Indian soldiers to travel overseas. According to some religious tradition, the Indian sepoys did not want to travel overseas. Many believed that traveling overseas would lead to a loss of caste. इसके अलावा जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें बाहर लड़ने के लिए भी भेजा जाता था। अब आप बोलोगे कि मैम बाहर अगर भेजा जाएगा इंडिया से तो फिर क्या दिक्कत है। एक्चुअली कुछ रिलीजियस ट्रेडिशन ये मानते हैं कि अगर कोई अपना देश छोड़कर जाएगा या 7 समंदर पार जाएगा, या आप वो बोलते हैं ना 7 समंदर पार मतलब विदेश जाएगा अपने देश को छोड़ के, तो वो अपनी कास्ट से अलग हो जाएगा, अपने क्लास से अलग हो जाएगा, अपने लोगों से अलग हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे इंडियन सिपाहीज़ थे जो अपना देश छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। अब हम बात करते हैं इमीडिएट कॉज की। हमने अब तक जो बातें की, यहाँ पर लोग सारे आपने देखा जूझ रहे थे परेशानियों से, किसी तरीके से सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे।
अपने लेवल पर प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, पर उन प्रोटेस्ट को दबा दिया जा रहा था। पर आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से इन सारे लोगों का गुस्सा एक साथ फूट पड़ा और ये सब एक साथ आए? तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा इमीडिएट कॉज। The introduction of the Enfield rifles in 1857 served as the trigger for the revolt. तो शुरुआत थी 1857 में राइफल इंट्रोड्यूस की गई आर्मी में। It was rumored that the cartridges for these rifles were covered with the layer of grease made of animal fat. तो ये अफवाह उड़ गई, र्यूमर था ये, पक्का नहीं पता कि ये र्यूमर था या सच था, पर ऐसी अफवाह आई कि जो कार्टेज यूज़ किए जाते हैं, यानी कि जो गोलियां यूज़ की जाती हैं राइफ़ल्स के लिए, उनके ऊपर जो लेयर लगी रहती है वो एनिमल फैट की है, यानी जानवर की चर्बी की है। द कार्टेजेस हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर बीइंग लोडेड। दिस वेंट अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब आप बोलोगे मैम इसमें दिक्कत क्या है, उन्हें चलानी तो थी गोली। तो दिक्कत ये थी कि उस गोली को चलाने से पहले ना उन्हें दांत से, मुंह से उसको खींचना पड़ता था, उसको काटना पड़ता था। अब कुछ भाई जैसे कुछ क्लास ऐसी हैं हमारी सोसाइटी में जो एनिमल फैट, भाई नॉन वेजिटेरियन हैं, सॉरी वेजिटेरियन हैं, है ना, उनके लिए एनिमल फैट टच करना भी बड़ा ही ख़राब है तो माना जाता है। तो ऐसे में उनके सेंटिमेंट्स बड़े ही हर्ट हुए। दिस वेंट अगेंस्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। द र्यूमर स्प्रेड लाइक wildfire. Indian soldiers refused to use the Enfield rifles and the cartridges. तो ये जो अफवाह थी वो बिल्कुल आग की तरह फैल गई और इंडियन सोल्जर्स ने बिल्कुल मना कर दिया कि हम इन एनफील्ड राइफल के कार्टेजेस को यूज़ नहीं करेंगे। On 29 March 1857, Mangal Pandey, a sepoy of the 34th Bengal Native Infantry at Barakpur, rebelled and refused to use the Enfield rifle. तो इसके लिए जो चेहरा माना जाता है, जो सामने आए, वो आए मंगल पांडे। इन्होंने कहा हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे इन कार्टेजेस को, और इन्होंने शुरुआत करी बैरकपुर से। अंडरलाइन करिएगा कि ये किस रेजिमेंट के, किस इन्फेंट्री के थे, ये थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सोल्जर थे ये। Though he was executed, it led to the revolt in other places which culminated in the great uprising at Meerut. हालांकि मंगल पांडे को तो चुप करा दिया गया, पर जो शुरुआत मंगल पांडे ने वहाँ से की वो मेरठ तक जा पहुँची। Now spread of the revolt. The revolt that had started out as a protest against the greased cartridges slowly spread to other parts of the country. धीरे धीरे ये जो अफवाह थी वो हमारी कंट्री के हर पार्ट में जाने लगी, क्योंकि आर्मी तो हर जगह थी, आर्मी के सोल्जर हर जगह थे। जब उन तक ये खबर पहुंची तो भाई उनके भी रिएक्शन सेम थे जो यहाँ पर थे। The great uprising started at Meerut on 9th May 1857. Indian soldiers refused to use the cartridges and rose in revolt. They stormed the jail and freed other soldiers, shot the European officers dead, and disconnected the telegraph lines to cut off all communications for the Europeans. तो अब ये लोग काफ़ी हिंसक हो चुके थे, वायलेंट हो चुके थे। इन्होंने जेल पर हमला कर दिया, जो सिपाहीज़ थे, जो सिपाही इनके जेल में बंद थे, उनको छुड़ा लिया। इसके अलावा इन्होंने ब्रिटिश ऑफिशियल्स को भी गोली मार दी, और जो टेलीग्राफ की लाइन थी जिससे वो अपने देश में संपर्क किया करते थे उसको भी हटा दिया। The revolutionaries marched from Meerut and reached Delhi on 11th May 1857. इसको अंडरलाइन करिएगा कि 11th May 1857 में ये लोग दिल्ली पहुंच गए। The small British garrison at Delhi could not resist them, and the city fell into the hands of the rebels within 2 days. 2 दिन के अंदर इन लोगों ने तबाही मचा दी। सोच सकते हो कि अगर इंडियन शुरुआत में ही साथ में आ जाते तो मुझे नहीं लगता कि ब्रिटिशर्स की इतनी हिम्मत थी कि वो लोग हम पर इतने टाइम राज कर जाते। पर हम लोग आपस में ही लड़ते रहे उस समय भी, और राजा राजा में लड़ते रहे, ज़मींदार अपने लिए लड़ते रहे, और ब्रिटिशर्स आराम से बैठकर राज करते रहे। क्या थी उनकी नीति? फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। पर देखा जब सारे लोग साथ में आए तो सिर्फ 2 दिन लगे। Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar was declared the leader of the uprising, and soon the revolt covered most of the areas from Delhi to Bihar. अब जो शुरुआत मेरठ से हुई थी वो दिल्ली गई, और दिल्ली से पहुंच गए ये लोग बिहार। इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि जो मुग़ल एम्परर थे बहादुर शाह ज़फ़र, जो सिर्फ अब तक पेंशन पर जी रहे थे, उन्हें इस रिवोल्ट का
हेड बना दिया गया, लीडर बना दिया गया। नाना साहेब वॉज द लीडर ऑफ अपराइजिंग इन कानपुर। तो हर जगह का अपना एक लीडर था, जैसे कि कानपुर के लीडर थे नाना साहेब। ही कैप्चर्ड कानपुर एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द पेशवा, बट हिज विक्ट्री वॉज शॉर्ट लिव्ड। द ब्रिटिश फोर्स रीच्ड कानपुर एंड कैप्चर्ड इट। तो उन्होंने क्या किया कि खुद को पेशवा बता दिया कि भाई अब मैं पेशवा हूँ कानपुर का, और वहाँ पे थोड़े टाइम ही वो टिक पाए। उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और वहाँ से उनको हटा दिया गया। नाना साहेब एस्केप्ड समवेयर टुवर्ड्स नेपाल। ये माना जाता है कि नाना साहेब नेपाल की तरफ कहीं चले गए थे बचने के लिए। तांतिया टोपे, वन ऑफ द ग्रेट जनरल्स ऑफ नाना साहेब, केप्ट फाइटिंग बट वॉज इवेंचुअली अरेस्टेड एंड हैंग। हालांकि तांतिया टोप काफ़ी लंबे समय तक लड़ते रहे, पर आखिरकार उन्हें भी पकड़ लिया गया और उनको फांसी पर लटका दिया। बेगम हज़रत महल वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन लखनऊ। इसको अंडरलाइन करिएगा। कानपुर में कौन था, मेरठ में किसने शुरुआत करी, लखनऊ में बेगम हज़रत महल थी लीडर। पीपल फ्रॉम ऑल रैंक्स जॉइंड द अपराइजिंग। The revolutionaries besieged the Residency and killed most of the Englishmen, including notorious English General O'Neill. People and soldiers from Jhansi revolted against the company's rule and asked Rani Lakshmi Bai to lead the uprising. तो झांसी जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई से ली गई थी, छीनी गई थी, अब मौका मिला रानी लक्ष्मीबाई को, तो झांसी का लीडर उन्हें बनाया गया और उनसे कहा गया कि झांसी की तरफ से वो लीड करें। रानी लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट लीडर्स ऑफ द अपराइजिंग इन 1857। आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई इतनी बहादुर थी कि बाद में जब यूरोपियंस ने इंडिया पर शासन के बारे में लिखा तो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी डिस्क्राइब किया था, और इवन उनके तो कुछ ऑफिशियल्स ये तक बोलते हैं कि ऐसी जिस तरीके से रानी लक्ष्मीबाई हमसे लड़ी, हमसे मतलब ब्रिटिशर्स से लड़ी, उस तरीके से तो शायद कोई इंडियन मेल रूलर भी नहीं लड़ा जितनी बहादुरी से वो लड़ी थी। कंवर सिंह वॉज द लीडर ऑफ द अपराइजिंग इन बिहार। अंडरलाइन करिएगा। ही वॉज द जमींदार ऑफ जगदीशपुर। इन साउथ इंडिया देयर वर अटैम्प्ट्स ऑफ रिवोल्ट इन अहमदाबाद, हैदराबाद एंड सिंध। तो अहमदाबाद, हैदराबाद और सिंध में भी अहमदाबाद, हैदराबाद और सिंध में कोशिश की गई रिवोल्ट करने की। नाउ सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, भाई दबाना तो था ही इस रिवोल्ट को। बिना अगर इस रिवोल्ट को ब्रिटिशर्स नहीं दबाते तो क्या करते, छोड़ के तो अभी जा नहीं सकते थे ब्रिटिशर्स यहाँ से, है ना, क्योंकि अभी तो उन्हें और राज करना था। द ब्रिटिश वर एम्बुश्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट बट सून रिगेन्ड मोमेंटम। शुरुआत में तो ब्रिटिशर्स थोड़े से हारते हुए नजर आए, पर बहुत ही जल्द कंट्रोल ले लिया ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर एक्सपीरियंसिंग एन इनिशियल सेटबैक, इमीडिएट स्टेप्स वर टेकन बाय द लॉर्ड कैनिंग टू सप्रेस द रिवोल्ट। अंडरलाइन करिएगा कि किसके अंडर इस रिवोल्ट को सप्रेस किया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। ही गैदर्ड द ब्रिटिश फोर्सेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड टुक हेल्प ऑफ द सिख रेजिमेंट विच वॉज लॉयल टू द ब्रिटिश। तो उस समय सिख रेजिमेंट ने इनका साथ दिया, जो कि बहुत ही वफादार थे ब्रिटिशर्स के, और उनकी मदद से इन्होंने इस रिवोल्ट को दबाया। By September 1857, the British were successful in occupying Delhi. तो सितंबर आते आते दोबारा दिल्ली इन्होंने कैप्चर कर लिया। The last Mughal king Bahadur Shah Zafar was tried and charged at court. He was eventually sent to a prison in Rangoon, where he died in November 1862. His sons were also executed. तो जो बहादुर शाह जफ़र थे, जिन्हें लीडर बनाया गया था इस रिवोल्ट का, उनको भी कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पर उनको जेल की सज़ा हुई और उनको रंगून भेज दिया गया। अदर लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट मेट सिमिलर फेट्स एज बहादुर शाह जफ़र। तो बाकी के जो लीडर्स थे, जैसा कि हमने पढ़ा, जो लीडर्स थे अलग अलग जगह पर, उनके साथ भी सेम हुआ। रानी लक्ष्मीबाई जॉइंट तांतिया टोप एट ग्वालियर। तांतिया टोप वॉज इन चार्ज ऑफ द रिवोल्ट एट ग्वालियर। रानी लक्ष्मीबाई जाकर मिली तांतिया टोप से, जो कि ग्वालियर के लीडर थे। वहाँ पे रिवोल्ट हुआ। द ब्रिटिश वर एबल टू कैप्चर ग्वालियर इन जून 1858। 1858 जून आते आते उन्होंने ग्वालियर को भी ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया। सर ह्यूज रोज, अ ब्रिटिश military official, killed Rani Lakshmibai in a battle during the same time. Although Tantia Tope managed to escape, he was caught and executed. तो उनको भी पकड़ लिया गया और रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया गया।
It is believed that Nana Sahib and Begum Hazrat Mahal fled to Nepal and spent the remaining days of their life there. तो ऐसा ये भी माना जाता है कि जो नाना साहिब और बेगम हज़रत महल थी वो नेपाल भाग गए थे, नेपाल चले गए थे और बाकी का उन्होंने जो अपना ज़िंदगी थी वो वहीं पर बिताई. Other mutineers such as Khan Bahadur Khan at Bareilly and Kanwar Singh in Jagdishpur were successfully suppressed. बाकियों को जो बचे थे उनको suppress कर दिया गया. A few other uprisings continued for some time. However, over a period of British were able to crush the revolt completely. थोड़ा बहुत रिवोल्ट चलते रहे इधर उधर, पर धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने उनको भी ख़त्म कर दिया. नाउ फेलियर ऑफ द रिवोल्ट. आप बोलोगे कि इतना बड़ा रिवोल्ट होने के बाद, इतने सारे लोगों को एक साथ आने के बाद, इसके अलावा देखो ना बहुत टाइम लगा अपनी टेरिटरी को दोबारा हासिल करने में, दिल्ली को कैप्चर करने में, ग्वालियर को कैप्चर करने में टाइम लगा ब्रिटिशर्स को. तो आप सोच सकते हो कि अचानक से इतने लोग आए होंगे और ब्रिटिशर्स को हिला कर रख दिया. पर फिर भी ऐसी क्या वजह रही कि ये जो पूरा रिवोल्ट था ये फेल हो गया. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज द फर्स्ट मेजर एफर्ट बाय द इंडियंस टू रिमूव द ब्रिटिश. तो ये सबसे बड़ा स्टेप था 1857 का जो था, ये पहला बड़ा स्टेप था जो लोगों ने एक साथ लिया था ब्रिटिशर्स को हटाने के लिए. In the initial stages of the revolt, the Indian sepoys outnumbered the British soldiers. They also had the support of the common masses and were able to put up a brave fight against the British. Later, however, they were contained by the British. Numerous reasons were accounted for the failure of the revolt of 1857. तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसका सबसे पहला रीज़न है limited scope of the revolt. The entire country did not participate in the revolt. The revolt was limited to Delhi, Meerut, Awadh, Bihar, Rohilkhand and some neighboring territories. तो इसका रीज़न था कि पूरी का पूरा देश एक साथ नहीं आया था. हालांकि काफ़ी टेरिटरीज़ एक साथ आई थी पर सब लोग साथ में नहीं आए थे. जैसे कि दिल्ली, मेरठ, अवध, बिहार, रोहिलखंड और आसपास की कुछ जो टेरिटरी थी वो साथ में थी पर पूरा देश नहीं था. The entire region of South India along with Punjab, Gujarat, North and West Rajasthan, Bengal and Madhya Bharat remained aloof from the regions where the revolt took place. तो ये जगह अभी भी रह गई थी आने के लिए. Lack of planning नहीं थी. इकट्ठे थे सब लोग पर प्लान नहीं था प्रॉपर. The most important cause for the failure was the lack of definite plan and organization. The revolt of 1857 was a series of isolated uprisings without any organized link between the mutineers and different parts of the country. तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं था, प्लानिंग नहीं हो पाई थी. तो ये एक रीज़न था कि आसानी से ऐसे रिवोल्ट्स को दबा दिया गया. द ब्रिटिश ऑन द अदर हैंड वर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड हैड अ डेफिनेट प्लान ऑफ एक्शन. जबकि ब्रिटिशर्स थोड़ा सा देर में एक्शन में आए थे, उन्हें टाइम लगा था समझने में कि अचानक से हुआ क्या. पर जब वो आए तैयार होके तो वो पूरी तरीके से प्लान्ड वे में आए थे, प्लानिंग करके आए थे, जबकि हमारे पास कोई प्लान नहीं था. सुपीरियर मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रिटिश. अब जस्ट बिकॉज कि ये तो सब लोग एक साथ थे पर मिलिट्री स्ट्रेंथ तो नहीं थी, पर ब्रिटिशर्स के पास तो मिलिट्री स्ट्रेंथ थी. द ब्रिटिश हैड अनलिमिटेड रिसोर्सेज एंड सफिशिएंट फाइनेंस टू फंड देयर आर्मी ड्यूरिंग द रिवोल्ट. प्रॉपर मशीन्स थी उनके पास, गन्स थी, राइफल्स थी और फंड थे, यानी पैसा अच्छा खासा था रिवोल्ट्स को दबाने के लिए. द इंडियन सिपाहीज यूज्ड प्रिमिटिव वेपन्स सच एज ओल्ड गन्स, नाइव्स एंड स्वॉर्ड्स टू फाइट, while the British used superior military equipment. जहाँ एक तरफ ब्रिटिशर्स की ट्रेंड आर्मी थी, इक्विपमेंट्स थे अच्छे खासे, वहीं हम लोगों के पास तलवारें थी, चाकू थे और एक पुरानी बंदूकें थी. क्या लड़ते बेचारे. British used superior military equipment. The availability of railways and the introduction of telegraph also enabled them to communicate faster and dispatch men as well as the military equipment at the appropriate time. हम लोगों के पास कोई टेलीग्राफ नहीं थी, कोई ट्रेन सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जबकि उनके लिए ट्रेनें थी, टेलीग्राफ थी. उनके लिए बहुत आसान था अपने सिपाहीज से, अपने आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए और एक्शन को करने के लिए. जबकि हम लोग कैसे आपस में बात करते जब टेलीग्राफ नहीं था, कैसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते जबकि ट्रेन नहीं थी. नाउ इंडियन सपोर्ट टू द ब्रिटिश. ये सबसे ही मुझे लगता है ये तो सबसे ही ज़्यादा ख़राब रीज़न था कि जब इंडियंस ही सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स को
तो कैसे नहीं होता, बिल्कुल होता। ब्रिटिशर्स तो आराम से दबा सकते थे। जब इंडियंस ही अपने लोगों को धोखा देंगे तो कैसे ब्रिटिशर्स नहीं फ़ायदा उठाएंगे। द सिंधियाज, निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड द रूलर्स ऑफ पटियाला इन पंजाब रिमेन्ड लॉयल टू द ब्रिटिश। ये लोग साथ में नहीं आए, ये वफादार बने रहे ब्रिटिशर्स के। सोचो, जो रूलर्स थे पटियाला के, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मुझे लगता है इन ब्रिटिशर्स से ज़्यादा जो गद्दार थे, जो बुरे थे, वो तो ये लोग थे। क्योंकि अगर ये लोग उस समय साथ में आते तो शायद ब्रिटिशर्स को हम थोड़ा सा जल्दी इस देश से भगा सकते थे, पर नहीं, आना ही नहीं था उन्हें तो। The Pathan hill tribes of the northwest frontier and the Gurkhas of Nepal rendered useful services to the British during the revolt. उसके अलावा साथ आना तो दूर गया, प्लस उनको सपोर्ट और कर रहे थे रिवोल्ट को दबाने के लिए, यानी जो लड़ाई चल रही थी ना उसके लिए सपोर्ट और कर रहे थे। In Awadh, very few talukdars joined the revolt, while some changed loyalties with the coming of British troops. Many zamindars and moneylenders choose to stay away from the revolt altogether. कुछ लोग तो बोले भैया हमें नहीं साथ देना, तुम्हें लड़ना है लड़ो, मरना है मरो, हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ज़मींदार और मनी लैंडर्स भी ऐसे थे जो लोगों का साथ देने के लिए नहीं आए। नाउ वीक लीडरशिप. The mutineers had great leaders like Tantia Tope, Nayana Sahib and Rani Lakshmibai, but they could be successful only in certain regions of the country. ऐसा नहीं है कि वीक लीडरशिप हर जगह थी। तांतिया टोप, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई जैसे स्ट्रॉन्ग लीडर्स थे हमारे पास, पर दिक्कत ये थी कि ये अपने रीजन में स्ट्रॉन्ग थे और वहीं पे ये लोग रिवोल्ट कर पाए। एक ऐसा कोई लीडर नहीं आया जो पूरे देश को एक साथ कर सकता था। They were brave but lacked foresight and knowledge of military strategy. Tantia Tope and Rani Lakshmibai of Jhansi failed to defend the Jhansi fort because they did not have the military skills to stop the advancing British forces. तो जो झांसी का किला था वो भी इन लोगों ने इस तरीके से हार दिया कि इनके पास मिलिट्री फैसिलिटीज़ नहीं थी, पूरी की पूरी मिलिट्री स्किल्स नहीं थे इनके पास। और जबकि जो ब्रिटिशर्स की आर्मी थी वो स्किल्ड थी, वो गोलियां चलाना जानती थी, वो गोला बारूद यूज़ करना जानती थी, पर हमारे लोग पूरे तरीके से स्किल्ड नहीं थे। ऑल्सो बहादुर शाह जफ़र हु वॉज चूजन एज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट वॉज वेरी ओल्ड एंड वीक। उसके अलावा बहादुर शाह जफ़र वो बेचारे पहले से ही कमज़ोर और बूढ़े थे, ऐसे इंसान को इन्होंने अपना लीडर चुन लिया। ही वॉज नॉट ऑल कैपेबल ऑफ लीडिंग अ रिवोल्ट ऑफ सच स्टैचर। तो इतने बड़े रिवोल्ट को लीड करने की शायद उस समय उनमें कैपेसिटी नहीं थी। अब नए डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। Although the East India Company successfully suppressed the revolt of 1857, it had challenged their superiority and power. This resulted in significant changes in the administrative structure in India. तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि कहाँ तक लोगों ने जो एक साथ आकर 1857 के रिवोल्ट में ब्रिटिशर्स की नींव हिला दी थी कि उन्हें अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम चेंज करना पड़ा। After the 1857 revolt, Queen Victoria issued a proclamation in 1858. The following clauses were mentioned in the Queen's proclamation. The company rule came to an end and the administrative control of India was transferred to the British Crown. The Queen became the Empress of India. तो अब जहाँ पर कंपनी रूल कर रही थी, जो कंपनी थी, जैसा हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जो कंपनी आई थी, अब कंपनी के अंडर इंडिया नहीं थी, अब सीधी अंडर हो गई थी क्वीन के, यानी रानी के, जो ब्रिटेन की रानी थी उसके अंडर हो गई थी इंडिया हमारी। The administration of the country was brought under the direct control of the British Crown and the Secretary of State and Indian Council were appointed to overlook the Indian administration. अब लोग जो सेक्रेटरी थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनाई गई, जो हमारे इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देख रही थी, पर डायरेक्ट कंट्रोल कहाँ था? ब्रिटेन में रानी के पास। The Indian army was reorganized under the British Crown. The number of British soldiers were increased. अब क्योंकि जो सोल्जर्स थे वो भरोसा खो चुके थे, इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स का भरोसा खो चुके थे, ब्रिटिशर्स विश्वास नहीं कर रहे थे अब इंडियन सोल्जर्स पे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश सोल्जर्स की जो तादाद थी वो अपनी आर्मी में बढ़ा दी। द इंडियन सोल्जर्स वर डिवाइडेड इनटू मार्शल एंड नॉन मार्शल रेसेस. Regiments were based on caste and religion. For example, the Jat regiment and the Sikh regiment. Many rebels were pardoned except for the ones charged with the murders of the British officials. इसके अलावा जितने भी जो रेबल्स थे, यानी इस रिवोल्ट में जितने लोगों को जेल में डाला गया था उन्हें छोड़ दिया गया, पर उन्हें नहीं छोड़ा गया जिन्होंने ब्रिटिशर्स को गोली मारी थी। कुछ ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स मार दिए थे ना,
उन लोगों को नहीं छोड़ा गया था, बाकी सबको छोड़ दिया गया था, माफ़ कर दिया गया था। द प्रैक्टिस ऑफ टेरिटोरियल एनेक्सेशन वॉज ऑल्सो पुट टू एन एंड। इसके अलावा ब्रिटिशर्स बोले अब हम किसी की टेरिटरी नहीं लेंगे, अब हमें किसी की कोई टेरिटरी नहीं चाहिए, सब अब जिसके पास जो है वो अपने पास रखो, अब हमें नहीं चाहिए। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट एंड स्टे अवे फ्रॉम एनी रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ इंडियन पीपल। इसके अलावा ये बोले भाई हम तुम्हारे धर्म के मामले में भी कोई बात नहीं करेंगे, हम तुम्हारे धर्म में भी किसी तरीके का कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं 1857 के रिवोल्ट से ब्रिटिशर्स डरे तो थे। After the revolt of 1857, many local revolts took place in the 19th century. Although the revolt of 1857 failed, it paved the way for the nationalist movement that succeeded in overthrowing the British rule. हम मान सकते हैं इस बात को कि 1857 का जो रिवोल्ट था वो फेल हो गया था, उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से लोग साथ में आए थे। पर ऐसा नहीं था कि ये पूरी तरीके से फेलियर था, क्योंकि इसने एक ऐसा रास्ता लोगों के लिए बनाया जिस पर लोग चले और अपने देश को आज़ाद करवाया ब्रिटिश रूल से। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से इसने रास्ता दिखाया इस रिवोल्ट ने कि आगे बढ़ना चाहिए, लड़ना चाहिए और हमें अपने देश को दोबारा से अपने हासिल करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। टिल देन बाय।